साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे और जितने भी इसमें मैलिशियस अटैक्स हैं कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं ओवर द इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे हम उनसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कैसे हम अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हम के बारे में भी बात करेंगे। सो मूविंग टू अवर लेक्चर, तो सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। वो साइबर सिक्योरिटी अगर हम मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो ये एक ऐसी फ़ील्ड है या एक ऐसा वर्स है जहाँ पर हम किसी भी डिवाइस की या एक पूरे नेटवर्क की प्रोटेक्शन की बात कर रहे होते हैं। और वो प्रोटेक्शन किससे होती है? वो प्रोटेक्शन किसी भी अनवांटेड यूज़र से हो सकती है, किसी अनवांटेड सिस्टम से हो सकती है, मैलिशियस अटैक से हो सकती है, कि आपके सिस्टम के आउटसाइड से हो रहे हों या किसी थर्ड पार्टी से हो रहे हों, किसी भी इल्लीगल एक्सेस को लेने के लिए हो रहे हों। सो इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे कि हमें ये साइबर सिक्योरिटी क्यों चाहिए है या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एक-एक करके हम बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो पहली चीज़ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा। अभी हमारा सेंसिटिव डाटा होता है, अब सेंसिटिव डाटा क्या हो सकता है? ये भी एक सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस हैं। अब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस हमारी मोस्ट ऑफ द केसेस ऑर्गनाइज़ेशंस लाइक हमारी बैंक्स में हो सकती हैं या कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह-वगैरह इनमें हो सकती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस या हमारी अपनी ऑर्गनाइज़ेशन जहाँ पर हम एम्प्लॉयड हैं या इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशन। तो इस टाइप के डाटा को प्रोटेक्ट करना हम समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं। सो इनको प्रोटेक्ट करना भी एक हमारा फैक्टर बन जाता है, साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास साइबर अटैक्स जितने भी साइबर थ्रेट्स हैं, हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, मैलवेयर हो गया, रैनसमवेयर हो गया, इन सारे अटैक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो इन तमाम अटैक से प्रोटेक्शन हमें अगर लेनी है तो साइबर सिक्योरिटी हमें अ, अपने सिस्टम पर डिप्लॉय करनी पड़ेगी या इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो थर्ड पे हमारे पास सेफगार्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जितने भी बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बेशक वो गवर्नमेंट लेवल पर हों या वो प्राइवेट लेवल पर हों, तो उन सब के इंटरेस्ट को, उनके क्रेडेंशियल्स को, उनके अंदर जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस हैं, वो चाहे एनर्जी डिपार्टमेंट का हो, वो ऑर्गनाइज़ेशन हो, वाटर की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो या हेल्थ केयर की हो, जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन है उनके डाटा को प्रोटेक्ट करना, उनके डाटा में ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनके एम्प्लॉइज़ के डाटा को प्रोटेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मेंटेनिंग बिज़नेस कंटिन्यूटी। तो बिज़नेस में भी जब हम बात कर रहे होते हैं बड़े-बड़े बिज़नेस मॉडल्स की किसी भी उनको फाइनेंशियल या किसी भी लॉ से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको तो जितने भी साइबर अटैक्स में भी अगर बिज़नेस की अगर हम बात करें, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस की बात करें, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना बिकॉज़ उनके पास बहुत सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स या इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, उनके फाइनेंस हो सकते हैं। तो अगर वो किसी भी तरह से कहीं साइबर अटैक के जाल में आ जाएँ या उसके अंदर कैप्चर हो जाएँ, तो उससे काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन को। तो इनको भी प्रोटेक्ट करना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर हमारे पास आ जाता है कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। कंप्लायंस विद रेगुलेशन का मतलब ये है कि तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन का एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रही होती है, जिसमें एक कस्टमर की डाटा को प्रोटेक्ट करना या उसके राइट्स जितने भी होते हैं, हर कंपनी के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो उसको प्रोटेक्ट करना, उनके कस्टमर्स के राइट को उसके दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें भी एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक रोल प्ले कर रही होती हैं। फिर हमारे पास आता है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में वो तमाम ऑर्गनाइज़ेशंस आ सकती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस लाइक मिलिट्री डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं, एटॉमिक के रिलेटेड जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। सो आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है एट अ नेशनल सिक्योरिटी लेवल। तो इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
पर हमारे पास प्रिज़र्विंग प्राइवेसी आ रहा है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल के पर्सनल कंसर्न्स या उसके राइट हो सकते हैं। जैसे कि आजकल डिजिटल का एरा है और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं या हमारे पास हमारा अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन है जहाँ पर हम अपनी पर्सनल स्टोर कर रहे होते हैं या ड्राइव्स को यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल ड्राइव्स को यूज़ कर रहे होते हैं, या डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे लिए अपना पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट होना एक कंसर्न बन जाता है कि हमारा डाटा मेबी वो प्रोटेक्ट है या नहीं है। सो उन ऑर्गनाइज़ेशंस के ऊपर हमारा एक ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट हमारा वो होता है कि हमारा डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। सो इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी वहाँ पर भी एक बड़ा रोल प्ले करती है कि अ, हमें वो डाटा सिक्योर वे में जो है वो हमें वापस मिल रहा होता है या हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। कहीं इल्लीगल एक्सेस नहीं हो पा रही होती उसकी। कोई थर्ड पार्टी या उस हमारे डाटा को इल्लीगली एक्सेस नहीं कर रहा होता। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं कि जब हम डिजिटल डिवाइसेज़ पे अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कंसर्न्स भी राइज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ साइबर थ्रेट्स के बारे में। साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं और टाइप के होते हैं? साइबर थ्रेट्स इन द सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूँ तो कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिनका पर्पस जिनका सोल पर्पस यही होता है कि वो आपके सिस्टम को डैमेज करना या हार्म करना या आपके डाटा को एक्सेस करना या आपके सर्विस को डिस्टरप्ट करना या आपकी फंक्शनैलिटी को प्रॉब्लमैटिक बनाना। तो इसमें किन-किन टाइप्स के हो सकते हैं साइबर थ्रेट्स? तो पहला हमारे पास मैलवेयर आ जाता है। अब मैलवेयर में डिफरेंट टाइप्स के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा इन टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स का। इसमें वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, ट्रोजन है और इन तमाम का अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इनका तमाम का पर्पस आपके सिस्टम को डैमेज करना और आपके सिस्टम की एक्सेस को गेन करना है। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी भी एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर आ सकता है जो कि देखने में तो लीगल लग रहा होता है या फिर सोर्स लग रहा होता है बट जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे विंडोज़ के या हमारे मोबाइल फ़ोन के बट के साथ जो है कुछ ऐसी फाइल्स अटैच कर दी जाती हैं जिसको इंस्टॉल करने पर या जब हम उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो उस एट दैट टाइम जो है वो वायरस काम करना शुरू करता है। फिर हमारे पास वर्म्स आ जाते हैं, वर्म्स की एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे कैंसर सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को ही रेप्लिकेट कर रहे होते हैं और फिर एक स्पेसिफिक ऑर्गन में या पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली इन द सेम वे वर्म्स भी काम कर रहे होते हैं, जो कि ओवर द नेटवर्क फैल जाते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हुए पूरे नेटवर्क के अंदर अ, अपने आप को फैला देते हैं। फिर ट्रोजन आ जाते हैं ट्रोजन भी समहाउ लाइक वायरसेस ही होते हैं जो कि अपने आप को तो एज़ अ लीगल शो कर रहे होते हैं, अपने आप को तो देखने में तो वो एक लीगल लग रहे होते हैं बट उनके अंदर ऐसे वायरसेस या उनके अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ को अटैच कर दिया जाता है जिसको यूज़ करने पर हमारे सिस्टम की एक्सेस दूसरे यूज़र के पास चली जाती है। सो यहाँ पर मैलवेयर्स में ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है जो था। देन हम मूव करते हैं फ़िशिंग के ऊपर। फ़िशिंग में इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर ये भी एक साइबर थ्रेट है, ये भी एक हैकिंग टेक्नीक है जहाँ पर आपको कुछ स्पैम ईमेल्स या कुछ ऐसी ईमेल्स भेजी जा सकती हैं जो कि लाइक प्रमोशन ईमेल्स या जो कि दिखने में प्रिटेंड सो ऐसी हो रही होंगी जैसे वो ओरिजिनल हैं या एक लीगल सोर्स से आ रही हैं बट उनका जो सोर्स होता है वो डिफाइन नहीं होता या नोन नहीं होता जिसमें मे बी उसमें मल्टीपल लिंक्स हों या कोई डाउनलोडिंग फाइल्स हों जिसको डाउनलोड करने के बाद आप अपनी पर्सनल क्रेडेंशियल्स जो है वो दूसरे सिस्टम को दे दो या उस लिंक पर जाने से आप अपने कुछ डिटेल्स उसमें ऐड करो या लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपसे माँगे या कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे आप अपनी एक्सेस दूसरे सिस्टम को दे दो। तो फ़िशिंग में ऑलमोस्ट ईमेल या मैसेजिंग से आपके सिस्टम को हैक किया जा रहा होता है। देन हम ब जो है नेक्स्ट पे हमारे पास डेनियल ऑफ सर्विसेज़ है।
डेनियल ऑफ सर्विसेज़ में आपके सिस्टम पर एक अनवांटेड ट्रैफ़िक को लॉन्च किया जा रहा होता है, जिससे आपका सिस्टम ऐसे हो जाता है जैसे वो हैंग सा हो गया। जैसे आपकी वेबसाइट है, आपने ब्राउज़र खोला हुआ है, तो मेबी उस केस में भी आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट या आपका ब्राउज़र क्रैश हो गया है और बहुत सारी विंडोज़ एकदम से पॉपअप होना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से भी आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड डायनियल ऑफ सर्विसेज़ भी ऑलमोस्ट डीओएस की तरह ही है। बट यहाँ पर ये होता है कि डिफरेंट मल्टीपल सिस्टम्स को यूज़ किया जा रहा होता है जिससे जो अटैक की इंटेंसिटी है जस्ट उसको इंक्रीज़ किया जा रहा होता है ताकि जल्दी से एक्सेस ली जा सके या उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट में हमारे पास रैनसमवेयर आ जाता है। रैनसमवेयर को समझने के लिए आप जैसे रियल वर्ल्ड में किडनैपिंग का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसी तरह से जब हम डिजिटली बात कर रहे होते हैं तो ये आपके डाटा की किडनैपिंग होती है और यहाँ पर आपका डाटा तभी आपको रिटर्न किया जा रहा होता है कि जब आप वो स्पेसिफिक अमाउंट पे करते हो कि जो स्टील करने वाला है, जो हैकर है, उसने डिमांड की है। तो एग्ज़ैक्टली वैसे ही होता है यहाँ पर आपके सिस्टम की फाइल्स को या आपके सिस्टम की एक्सेस को ब्लॉक कर दिया जाता है। किसी भी टेक्नीक को यूज़ करके मैलवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके और आपके सिस्टम को क्रैक करने के बाद या हैक करने के बाद कुछ रैनसम डिमांड किया जाता है ताकि आपके सिस्टम की एक्सेस को दोबारा दिया जा सके। सो इसमें कोई भी 100% जो है वो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि आपके सिस्टम की एक्सेस आपको मिल भी जाए या वापस ना मिले, तो इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दी जा रही होती। देन हमारे पास इनसाइडर थ्रेड्स में जितने भी वो थ्रेड्स आ जाते हैं जो कि कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर से परफ़ॉर्म किए जा रहे होते हैं, वो मैलिशियस एक्शंस हो सकते हैं। वो पर्सन जो कि ऑथराइज़्ड एक्सेस जिसके पास एक्सेस मौजूद हो और वो मेबी किसी जो है वो पर्पज़ के लिए उसको कर रहा हो फॉर हिज़ ओन पर्पज़ या किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर से कोई इंडिविजुअल अ, अपनी ही ऑर्गनाइज़ेशन के डाटा को एक्सेस कर रहा हो फॉर इट्स ओन अपने फ़ायदे के लिए या समथिंग कुछ भी हो सकता है, अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के डाटा को लीक करना। देन हमारे पास इसके अलावा क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स में जितने भी क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ज़ाहिर-सी बात है जब हम उन पे अपना डाटा स्टोर करते हैं तो हमारे कुछ कंसर्न्स होते हैं। अगर हमारा वो डाटा कॉन्फिडेंशियल है, तो हम उसके बारे में थोड़ा-सा कंसर्न होते हैं। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल बात की थी कि अगर हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल है और ऐसा डाटा है कि हम उसको नहीं चाहते कि कोई दूसरा अनवांटेड एक्सेस करे, तो हम प्राइवेट क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इस तरह से हम डिफरेंट थ्रेट से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाती हैं जिनको हम यूज़ करके अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अपने फाइल्स को या अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं एक-एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स जब भी हम की वेबसाइट पे या किसी पोर्टल पर या जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर है, जितनी भी क्लाउड सर्विसेज़ हैं, गूगल अकाउंट्स हैं, ड्रॉपबॉक्स हैं या जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर हम ऐसे पासवर्ड्स यूज़ ना करें जो कि सिंपली क्रैक हो जाएँ, बल्कि ऐसे पासवर्ड्स यूज़ करें जो कि अपर केस, लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में हो, जिनको क्रैक करना या जिनको गेस करना आसान ना हो। तो जिससे आई थिंक मेरे ख़्याल में हम काफ़ी हद तक अपने फ़ोन पे ही अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट अपने सिस्टम को हम अप टू डेट रखें। अब अप टू डेट रखने का क्या पर्पज़ है? जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स जब अपडेट उनकी आती है, तो उनके अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, वो फर्दर इम्प्रूव हो जाते हैं। जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, यूज़र को प्रीवियस से बेहतर दी जा रही होती है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखें, ताकि जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं या जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो सकते हैं हमें, वो हमें फेस ना करने पड़ें। फिर हमारे पास 2FA है, टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन या
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस पर। इसका पर्पज़ एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देना, जिसमें हम अ, एक एक्स्ट्रा हमारे मोबाइल फ़ोन पे, हमारे फ़ोन नंबर पर या ईमेल पर हमें कोड रिसीव होता है। देन हमारे पास वो ऑप्शन आता है जहाँ पर हम अपना पासवर्ड्स एंटर कर सकते हैं। तो ये हमें एक फर्दर डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है जिससे हम सिर्फ़ हम उस स्पेसिफ़िक सिस्टम की या उस स्पेसिफ़िक अकाउंट की हम अपनी ही डिवाइस से एक्सेस ले सकते हैं। दूसरी कोई डिवाइस से एक्सेस नहीं ले सकते। सो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है फ़ायरवॉल्स। फ़ायरवॉल्स भी एक बैरियर की तरह काम कर रहे होते हैं, एक फ़िल्टर की तरह काम कर रहे होते हैं जो कि जस्ट उन नेटवर्क्स को या उन आईपीज़ को या उन डिवाइसेज़ को एक्सेस दे रहा होता है जो कि लीगल होती हैं या अनवांटेड जो कि लीगल होती हैं या एक स्पेसिफ़िक लिमिट में आ रही होती हैं और जितनी भी अनवांटेड या अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क्स आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फ़ायरवॉल का पर्पज़ उनको ब्लॉक करना होता है। नेक्स्ट पे एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि जितने भी हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वायरस, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स इनको रिमूव करता है टाइम टू टाइम और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखता है जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं इनसे। इन्क्रिप्शन में हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ऐसे सेंसिटिव डाटा को जब भी हमें मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ या एक कंट्री या दूसरे कंट्री के साथ कुछ सेंसिटिव मैटर पे बात कर रहा होता है, तो वो साइफ़र का यूज़ कर रहा होता है। साइफ़र में हम एग्ज़ैक्टली एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम सिंपल प्लेन टेक्स्ट को कुछ इस तरह के कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो कोई थर्ड पर्सन है, वो ईज़िली उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। जस्ट वही उसको अंडरस्टैंड कर सके जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट हमने भेजा है और उसके साथ हम एक डिसाइफ़र या आप उसको डिक्रिप्शन की कह सकते हो जिसके थ्रू वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है। आपके सामने एक स्क्रीन पर मैंने एक शो किया है पिक्चर जहाँ पर हमने एक टेक्स्ट है, उसको हमने एन्क्रिप्ट किया है यूज़िंग सम कीवर्ड्स। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है, हम इस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज़ करके या डिफरेंट साइन्स का यूज़ करके किसी प्लेन टेक्स्ट को एक साइफ़र टेक्स्ट में बदलते हैं जिससे कोई भी यूज़र या कोई भी ऐसा बंदा उसको जो है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता जब तक उसके पास डिसाइफ़र की नहीं होती। तो नेक्स्ट में हमारे पास बैकअप एंड डिज़ास्टर रिकवरी। बैकअप एंड डिज़ास्टर रिकवरी तब हमारे पास बहुत हेल्पफुल होती है जब हमारे पास जब हमारा सिस्टम किसी अ, साइबर अटैक में आ जाता है, तो उस केस में मोस्टली अगर हमें रैनसमवेयर का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें रैनसम पे नहीं करना पड़ेगा अगर हमने पहले से ही एक डाटा अपना डाटा रिकवर करके रखा हुआ है, उसका पहले से ही एक बैकअप क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और उसके साथ ही साथ हमारी कॉस्ट भी और वो जितने भी फाइनेंशियल लॉस होता है, हम मोस्ट ऑफ द जो है वो लॉस रिकवर कर लेते हैं। देन हमारे पास क्रिप्टोग्राफ़ी आ जाता है। क्रिप्टोग्राफ़ी समहाउ एन्क्रिप्शन ही है एक टाइप ऑफ जहाँ पर हम मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स और डिफरेंट डाटा एन्क्रिप्शन टेक्नीक्स को यूज़ करके अपने डाटा को सिक्योर कर रहे होते हैं। यहाँ पर एसएसएल, टीएलएस वगैरह वेब ब्राउज़िंग में यूज़ हो रही होती हैं। सो ये कुछ टेक्नीक्स हैं, एडवांस टेक्नीक्स जिसके थ्रू हम डाटा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं विद द ब्राउज़िंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात कर रहे होंगे एन्क्रिप्शन के ऊपर, इसका फर्दर हम इन डिटेल बात कर रहे होंगे कि कैसे सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हो रही होती है, कैसे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हो रही होती है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।